हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। तो आज अपन केमिस्ट्री का नया चैप्टर लेके आए हैं, चैप्टर नंबर 5 सरफेस केमिस्ट्री। बहुत ही इंपॉर्टेंट है सरफेस केमिस्ट्री, बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है। जनरल लाइफ में काम आने वाला चैप्टर है। डेली एक्टिविटीज़ में जब अपन चीज़ों को देखते हैं, समझते हैं, ट्राई करते हैं, ठीक है, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, तो अपन ये नहीं देख पाते हैं कि जो भी काम हम कर रहे हैं, ठीक है, वो एक्चुअल में सॉलिड या लिक्विड पर कर रहे हैं। और सॉलिड और लिक्विड सब्सटेंस की सरफेस होती है, क्या होती है, सरफेस होती है। और सरफेस पर दरअसल कोई ना कोई चेंज हो रहे होते हैं। तो उन चेंजेस को अपन यहाँ पर पढ़ने की कोशिश करेंगे। सरफेस केमिस्ट्री से जोड़ देंगे सरफेस पर होने वाले चेंज को, ठीक है। लेक्चर नंबर 01 है। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं इसकी डेफिनेशन से, ठीक है। तो सबसे पहले अपन डाल लेते हैं सरफेस केमिस्ट्री की डेफिनेशन क्या, हाउ यू डिफाइन सरफेस केमिस्ट्री, ठीक है। चलो तो देखो डेफिनेशन की अगर अपन बात करें तो सरफेस केमिस्ट्री इट्स द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री। अभी तक हमने जो लेक्चर्स पढ़े हैं, जैसे सॉल्यूशन पढ़ा है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ा है, सॉलिड स्टेट पढ़ा है, केमिकल काइनेटिक्स, ये सब फिजिकल केमिस्ट्री है। तो ये लास्ट यूनिट है उसकी सरफेस केमिस्ट्री, ठीक है। ये भी फिजिकल केमिस्ट्री की ब्रांच है। और वी कैन से इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, सिंपल, इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी हैव डील लॉट ऑफ काइंड ऑफ सरफेस फिनोमिनास, सरफेस फिनोमिनास, ठीक है। और सरफेस पर होने वाले अलग अलग फिनोमिनास को देखेंगे, ठीक है। लेकिन ये फिनोमिनास हो तो रहे हैं, बट इनमें केमिकल चेंज जो हो रहा है ना, वो अपन देखें। सो द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी हैव डील the change of chemical properties, the change of chemical properties on surface phenomena is called surface chemistry. अब एक जहन में सवाल आता है कि केमिकल चेंज ही देखेंगे, फिजिकल चेंज नहीं देखेंगे। तो फिजिकल चेंज भी देखेंगे लिटिल बिट, स्टार्टिंग में अपन फिजिकल चेंज ही देखेंगे, उसके बाद पूरा केमिकल चेंज देखेंगे। तो हम दोनों ही तरीके के चेंजेस पढ़ेंगे। सरफेस पर होने वाले फिजिकल और केमिकल चेंजेस की स्टडी केमिस्ट्री की जिस ब्रांच में करते हैं उसे सरफेस केमिस्ट्री, ठीक है। तो अपन बोलेंगे द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी डील, इन विच वी डील द स्टडी ऑफ, द study of chemical and physical changes, study of chemical and physical changes on surface। सरफेस जो होती है किसी भी सब्सटेंस की, सरफेस से मतलब क्या है, सरफेस किसकी होती है, सॉलिड की होती है और लिक्विड की होती है। गैस की सरफेस में, ठीक है, सॉलिड सब्सटेंस की सरफेस होती है, सॉलिड की सरफेस पर अपन इस वक्त लिख ही रहे हैं, ठीक है। लिक्विड की भी सरफेस होती है, बट गैस की कोई सरफेस नहीं होती, बिकॉज ऑफ सरफेस बनाने के लिए मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के बहुत क्लोज होनी चाहिए, तब जाके सरफेस बनती है। गैस में मॉलिक्यूल बहुत दूर होते हैं, लो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो ये सब पढ़ेंगे, फिजिकल और केमिकल चेंजेस पढ़ेंगे, किस पर, सरफेस पर होने वाले फिजिकल और केमिकल चेंजेस की स्टडी करें। यहाँ एक्चुअल में जो फिजिकल और केमिकल चेंजेस होते हैं सरफेस में, वो कौन कौन से होते हैं, ठीक है। ये चेंजेस एक्चुअली में कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे इसमें एडजॉर्प्शन, क्या पढ़ने वाले हैं, एडजॉर्प्शन। और एडजॉर्प्शन से जुड़ी हुई सारी बातें, एग्जांपल्स, उससे जुड़े हुए सारे टर्म्स। एडजॉर्प्शन के बाद एक्चुअली में देखेंगे अपन एब्जॉर्प्शन। ये कोई सरफेस फिनोमिना नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ, बट ये इसके साइमल्टेनियसली पढ़ी जाती है, ठीक है। इन दोनों को देखेंगे, इन दोनों के बीच में डिफरेंस देखेंगे क्या होता है। उसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे, अब जैसे एडजॉर्प्शन की बात करें तो ये बड़ा टॉपिक है, टाइप ऑफ एडजॉर्प्शन देखेंगे, फैक्टर्स अफेक्टिंग द एडजॉर्प्शन देखेंगे, ठीक है। इसके बाद इसमें एक फ्रेंडलिच इक्वेशन आती है, उसकी स्टडी करेंगे, बहुत सारी चीज़ें देखेंगे। एब्जॉर्प्शन एक छोटा सा टॉपिक है, बस एडजॉर्प्शन से कंपेयर कर लेंगे बस, और डिफरेंस देखेंगे, ठीक है। थर्ड अगर हम बात करें तो हम देखेंगे कैटालिसिस,
क्योंकि कैटालिसिस मतलब कैटलिस्ट जो होते हैं वो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को कंपाउंड प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। कैटलिस्ट का क्या रोल होता है, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को रिएक्ट करा के प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। क्लियर है ना? तो उनकी सरफेस पर ही रिएक्शन होती है। कैटलिस्ट अपनी सरफेस पर मैक्सिमम रिएक्शंस को परफॉर्म करवाते हैं, तो कैटालिसिस कहते हैं उस प्रोसेस को। व्हेन अ केमिकल रिएक्शन से परफॉर्म ऑन द सरफेस ऑफ कैटलिस्ट देन दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कैटालिसिस। तो कैटालिसिस का प्रोसेस भी एक तरह से एक चेंजेस है सरफेस के ऊपर, तो ये भी अपन पढ़ेंगे, सरफेस फिनोमिना है। ठीक है, इसके बाद अपन पढ़ेंगे बहुत ही मेजर पार्ट इस चैप्टर का, और वो है हमारा कोलोइड्स। कोलोइड्स और वी कैन से कोलोइडल सॉल्यूशंस। कोलोइड्स जो होते हैं वो भी सरफेस से जुड़े हुए फिनोमिना से बनते हैं। तो ये सब चीजें अपन इसमें पढ़ने वाले हैं। तो रूपरेखा तैयार है, एकदम बैकग्राउंड तैयार कर दिया है मैंने चैप्टर का, क्या क्या पढ़े। ठीक है, सबसे पहले स्टडी करते हैं एडजॉर्प्शन। व्हाट इज एडजॉर्प्शन? आज अपन एडजॉर्प्शन कंप्लीट करने की ट्राई करेंगे। एडजॉर्प्शन की अगर हम बात करें तो ये एक सरफेस फिनोमिना है, और इसमें एक्चुअल में क्या होता है, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। सॉलिड या लिक्विड की सरफेस के ऊपर कोई गैस या लिक्विड मटेरियल या मॉलिक्यूलर स्पीसीज जब आके चिपक जाती है सरफेस पर, तो उस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, एडजॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, वही मॉलिक्यूलर स्पीसीज सॉलिड या लिक्विड के अंदर तक यानी बल्क तक चली जाती है। क्लियर है? एब्जॉर्प्शन। और एडजॉर्प्शन में सरफेस पर चिपकती। अगर हम एग्जांपल लें और ये चेक करें कि एडजॉर्प्शन कैसे होता है, तो चौक का टुकड़ा ले लीजिए, चौक को आप इंक में डिप कर दीजिए, 5 से 10 मिनट डिप करने के बाद आप उसको निकाल लिए। आप क्या देखेंगे कि इंक उस चौक के सरफेस के ऊपर लग गई है, और इंक एकदम ब्लू ब्लू हो गई। जो व्हाइट हमारा चौक था वो एकदम ब्लू चौक हो गया इंक की वजह से। सरफेस पर जो है इंक लग गई। कुछ लोगों को शक हुआ कि चौक को तोड़ के देखते हैं कि क्या पता इंक अंदर तो नहीं चली। चौक को तोड़ के देखा तो अंदर से चौक व्हाइट है। तो इसका मतलब इंक मटेरियल ऐसा है जिसका चौक की सरफेस के ऊपर क्या हुआ है, एडजॉर्प्शन। अंदर नहीं गया, एडजॉर्प्शन एक सरफेस फिनोमिना। क्लियर है? लेकिन अगर हम दूसरी तरफ बात करें कि उस चौक के टुकड़ों को जब मैंने ब्रेक किया तो अंदर इंक तो नहीं है, बट पानी जब जरूर अंदर चला गया, क्योंकि इंक का सॉल्यूशन पानी में तो बनाया आपने, तो पानी अंदर चला गया, मॉइस्चर अंदर चला गया, और चौक अंदर से गीला हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो पानी या वाटर है ये अंदर तक गया है, तो इसको बोलेंगे एब्जॉर्प्शन। मतलब वाटर का चौक के साथ जो इंटरेक्शन हुआ है एक्चुअल में, ये इंटरेक्शन बल्क इंटरेक्शन, अंदर तक पानी चला गया है, तो वो एब्जॉर्प्शन। मतलब एब्जॉर्प्शन कोई सरफेस फिनोमिना नहीं है, मतलब ये सिर्फ अपन एड्जॉर्प्शन से कंपेयर करते हैं, बस नेम सेम से है। देखो इसमें डी और इसमें बी आ रहा है। क्लियर है? नहीं? तो एड्जॉर्प्शन जो होता है एक्चुअल में, एड्जॉर्प्शन में अपन क्या पढ़ते हैं, सरफेस फिनोमिना होता है। इट इज अ सरफेस फिनोमिना in which some molecular species accumulated on the surface of solid or liquid material. Okay, so we can say it is a surface phenomena. It is a surface phenomena in which molecular species कौन कौन सी, लाइक लिक्विड या गैस, मॉलिक्यूलर स्पीसीज लाइक लिक्विड या गैस accumulated on the surface of solid या liquid called adsorption। ये थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था और कुछ भी नहीं है, देखो ध्यान से। एडजॉर्प्शन एक सरफेस फिनोमिना है जिसमें क्या होता है, कुछ मॉलिक्यूलर स्पीसीज जैसे लिक्विड या गैस
लिक्विड या गैस के मॉलिक्यूल्स अक्यूमुलेट यानी जमा होने लग जाते हैं ऑन द सरफेस ऑफ सॉलिड या लिक्विड, किसी सॉलिड के ऊपर जमा होने लग जाते हैं, लिक्विड के ऊपर जमा होने लग जाते हैं। इस प्रोसेस को अपन एडजॉर्प्शन बोलते हैं। इस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं? एडजॉर्प्शन बोलते हैं। ठीक है, अब ये एडजॉर्प्शन होता क्यों है ये अपन बात करेंगे आगे। थर्मोडायनेमिक्स ऑफ एडजॉर्प्शन, एडजॉर्प्शन में मैं भी कुछ बेसिक टर्म्स लूंगा, इसके बाद मैं आपको एक टॉपिक पढ़ाऊंगा थर्मोडायनेमिक्स ऑफ एडजॉर्प्शन। उसमें मैं आपको बताऊंगा कि होता क्यों है एडजॉर्प्शन। अभी दिमाग से निकाल दो क्यों होता है, रीजन तो कोई नहीं कोई होगा, इसलिए हो रहा है। सरफेस पर ही मॉलिक्यूल आके क्यों रुक रहे हैं, अंदर क्यों नहीं जा रहे? पानी अंदर चला गया चौंक के, लेकिन इंक क्यों नहीं गई? ये सवाल उठ रहा होगा आपके दिमाग में, तो अभी आएंगे उस पर कि सरफेस पर ही क्यों होता है एडजॉर्प्शन। तो सरफेस फिनोमिना है, मॉलिक्यूलर स्पीसीज लिक्विड गैस अक्यूमुलेट होकर के सरफेस ऑफ सॉलिड या लिक्विड पर बैठ जाती है। देखो सरफेस किसकी होती है, सॉलिड की होती है या लिक्विड? तो जिस चीज पर एडजॉर्प्शन करवा रहे हैं वो सॉलिड या लिक्विड होना चाहिए, और जिस चीज का करवा रहे हैं वो लिक्विड या गैस होना चाहिए। वो लिक्विड भी हो सकती है और वो गैस भी हो सकती है। समझ रहे हो? तो ये दो चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा अब इसमें एक बात आती है, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं आपके सामने। ये हमारे पास कोई सरफेस है, ठीक है, इस सरफेस में सबसे ऊपर के जो पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, ऐसे होते हैं, उसके नीचे वाली लेयर में पार्टिकल होंगे, फिर उसके नीचे वाली लेयर में कुछ पार्टिकल्स होंगे, वगैरह वगैरह, ऐसे चलते जाते हैं। सबसे ऊपर वाली लेयर के पार्टिकल्स जो होते हैं उनको चारों तरफ से और पार्टिकल्स अट्रैक्ट नहीं कर रहे, दो तरफ से और नीचे ही अट्रैक्ट कर रहे हैं। इधर की तरफ से जो पार्टिकल अट्रैक्ट कर रहे हैं वो इधर की तरफ से अट्रैक्ट करने वाले पार्टिकल्स के अट्रैक्शन को कैंसिल आउट कर रहे हैं। अगर इस पार्टिकल की बात करें तो इस पार्टिकल पर नेट फोर्स नीचे लग रहा है, उसको बैलेंस करने वाला ऊपर कोई फोर्स नहीं। तो इसीलिए इस पूरी ऊपर वाली जो सरफेस होती है उस पर सरफेस टेंशन क्रिएट हो जाती है, जिससे इस ऊपर वाली लेयर की सरफेस एनर्जी बढ़ जाती है और ये अनस्टेबल हो जाती है लेयर। तो टू बिकम स्टेबल, टू गेन स्टेबिलिटी, ऊपर वाली लेयर स्टेबिलिटी गेन करने के लिए और मॉलिक्यूल्स को अपने पास बुलाती है, इसलिए एडजॉर्प्शन होता है। सिंपल सा रीजन है और अच्छे से मैं इसको आगे एक्सप्लेन करूँ। एडजॉर्प्शन क्यों होता है आप समझो कि जो ऊपर वाली लेयर होती है सरफेस की, सरफेस में जो ऊपर वाले पार्टिकल्स होते हैं, उन ऊपर वाले पार्टिकल्स के ऊपर तो कोई पार्टिकल है नहीं, सबसे ऊपर वो ही है। तो उन पार्टिकल्स पे नेट जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो बैलेंस नहीं हो पाता, तो लेयर कैसी हो जाती है, डिस्टर्ब सी हो जाती है, सरफेस एनर्जी उसकी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो वो जब तक और मॉलिक्यूल्स को अपने ऊपर नहीं बुला लेती तब तक उसको तसल्ली चैन नहीं मिलता, इसलिए एडजॉर्प्शन होता है स्टेबिलिटी प्राप्त करने के लिए। क्लियर है नहीं? नीचे वाले लेयर को कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे ये वाले इस वाले पार्टिकल पर डिस्कस करें तो इसको चारों तरफ से अट्रैक्शन हो रहा है, कर रहे हैं और पार्टिकल्स को नेट फोर्स 0 लग रहा है, तो ये बैलेंस है। क्लियर है? तो इसलिए होता है। अच्छा अब एक बात बताओ, ये हमारी कोई सॉलिड सरफेस, सॉलिड सरफेस, इस पर एडजॉर्प्शन होना है, तो जिस पर एडजॉर्प्शन होना है ना उसको अपन क्या बोलते हैं, एडजॉर्बेंट। क्या बोलते हैं इसको, बोलो एडजॉर्बेंट। मतलब एडजॉर्बेंट क्या है, सॉलिड या लिक्विड सब्सटेंस जिसकी सरफेस पे एडजॉर्प्शन होता है उसे अपन बोलते हैं एडजॉर्बेंट। क्लियर है? दूसरी चीज हम बात करते हैं, सपोज करो यहाँ पर कोई पार्टिकल्स आ रहे हैं, ये गैस के भी हो सकते हैं, लिक्विड के भी हो सकते हैं। ठीक है, ये आकर के यहाँ पर इस तरह से बैठ रहे हैं। ठीक है, लिक्विड के पार्टिकल्स या गैस के पार्टिकल्स आकर के इसकी सरफेस पर एडजॉर्ब हो रहे हैं, तो इनको अपन क्या बोलते हैं, जिनका एडजॉर्प्शन होता है। ठीक है, जिनका एडजॉर्प्शन होता है उनको अपन बोलते हैं एडजॉर्बेट। क्या बोलते हैं उनको, एडजॉर्बेट। ठीक है, जनरली ये सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी, तीनों ही हो सकती है। मैक्सिमम केसेस में लिक्विड और गैस होती है, इसलिए मैंने सॉलिड स्टार्टिंग में नहीं लिखा था, तीनों भी हो सकते हैं। तो एडजॉर्बेंट कुछ भी हो सकता है, लेकिन एडजॉर्बेंट या तो सॉलिड हो, मतलब एडजॉर्बेंट या तो क्या होगा, एडजॉर्बेंट या तो क्या होगा हमारा सॉलिड होगा, ये ध्यान रखना, या लिक्विड हो, क्योंकि सरफेस जिसके पास है वही एडजॉर्बेंट हो सकता है। तो दो चीजें समझ में आई आपको, एडजॉर्बेंट मतलब जिसकी सरफेस पर एडजॉर्प्शन होगा, और एडजॉर्बेट जिसका एडजॉर्प्शन होगा। क्लियर है? और एडजॉर्प्शन प्रोसेस का नाम है। क्लियर है? एग्जाम्पल भी मैंने आपको दे दिए, तो इसको नोट कर लीजिए। चलो, तो ये कुछ कुछ कहानी समझ में आने लगी है सर, अब एडजॉर्प्शन क्या है क्या नहीं है। ठीक है, अब अपन इसमें आगे डिस्कस करने वाले हैं क्या, कि एग्जाम्पल्स और अच्छे से देखते हैं और कुछ बातें करते हैं एडजॉर्प्शन के बारे में। एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं एडजॉर्प्शन के, ठीक है, उन सब चीजों को एक बार अपन डिस्कस करते हैं अच्छे से इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ जो भी तक अपन ने देखा। ठीक है,
तो अगर हम बात करें, देखिए एडजॉर्प्शन की बात होगी, या मैं लिख देता हूं एडजॉर्प्शन की बात कर ली हमने, क्या होता है, ठीक है। सेकंड एडजॉर्बेट, एडजॉर्बेट द substance being absorbed, adsorbed, called adsorbate। समझो, ऐसा सब्सटेंस जो एडजॉर्ब हो रहा है एडजॉर्बेंट की सरफेस पर, उसे क्या बोलते हैं, एडजॉर्बेट। जैसे एग्जाम्पल की हम बात करें, एडजॉर्बेट जैसे इंक, ठीक है, कोई गैस हो सकती है, क्लियर, शुगर हो सकती है, शुगर का सॉल्यूशन होता है, उसमें से शुगर एडजॉर्बेट हो सकती है, मतलब जो एडजॉर्ब होगी। जैसे चौक में अपने इंक के कॉन्टैक्ट में, तो इंक क्या है, एडजॉर्बेट। गैस भी एडजॉर्बेट हो सकती है, शुगर भी एडजॉर्बेट हो सकती है, ठीक है। नमी जो होती है वो गैस में आ जाती है, वेपर सॉल्ट, क्लियर है। थर्ड की बात करते हैं, वो है एडजॉर्बेंट। एडजॉर्बेंट ये क्या चीज, द substance which provide surface for adsorption। समझिए, ऐसा सब्सटेंस जो एडजॉर्प्शन कराने के लिए अपनी सरफेस प्रोवाइड करा देता है। किसको कराएगा, सीधी सी बात है, एडजॉर्बेट को कराएगा, ठीक है, उसको अपन एडजॉर्बेंट बोले। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, एडजॉर्बेंट कौन कौन से होते हैं, ठीक है, तो एडजॉर्बेंट जनरली सॉलिड होते हैं, जैसे पलेडियम मेटल होगी, पलेडियम मेटल पर हाइड्रोजन गैस का एडजॉर्प्शन, पलेडियम मेटल हो गया, ठीक है। सेकंड हम ले सकते हैं, अच्छा इसमें एक बहुत फेमस एग्जाम्पल और लेते हैं, सॉरी यहां लेते हैं चारकोल पाउडर नहीं होता, फाइनली डिवाइडेड चारकोल पाउडर, वो चारकोल पाउडर क्या करता है, कई गैसेस का एडजॉर्प्शन कर लेते हैं। तो एक चीज और, एडजॉर्बेंट जो है ना, उसका अगर सरफेस एरिया हाई होगा, हाई सरफेस एरिया होना चाहिए। जब अपन एडजॉर्बेंट सेलेक्ट करते हैं ना, तो उसका सरफेस एरिया जरूर देखते हैं। अगर किसी एडजॉर्बेंट का सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा हाई है, ठीक है, तो वो एक अच्छा एडजॉर्बेंट बन सकता है। समझो, अगर सरफेस एरिया हाई है तो इसका क्या मतलब है, देखो जैसे फॉर एग्जांपल ये एक एडजॉर्बेंट है, तो इसकी सिर्फ दो सरफेस है, एक ऊपर वाली और एक नीचे वाली। अगर मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ तो 4 सरफेस आ जाएंगी, 2 और 2 4, इसको डिवाइड कर दूँ तो 8 सरफेस आ जाएंगी, और एकदम पाउडर बना दूँ, चूरा फाइनली डिवाइडेड कर दूँ, तो फाइनली डिवाइडेड फॉर्म में एडजॉर्बेंट एक बेस्ट एडजॉर्बेंट की तरह काम कर सकता है। क्यों, जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा एडजॉर्बेंट के, उतने ही ज्यादा पार्टिकल एक साथ रिएक्शन करेंगे एडजॉर्बेंट से, उतने ही ज्यादा पार्टिकल इंटरेक्ट करेंगे एडजॉर्बेंट से, तो सीधी बात है एडजॉर्प्शन का रेट हाई होगा, ठीक है। तो एडजॉर्प्शन बढ़ाने का ये तरीका होता है, सरफेस एरिया ज्यादा ले लो। पैलेडियम मेटल, चारकोल पाउडर का मतलब यही है, ज्यादा, ठीक है। इसके अलावा हम ले सकते हैं, कोई मेम्ब्रेन ले सकते हैं, एनिमल मेम्ब्रेन, उसकी सरफेस पर एडजॉर्प्शन करा सकते हैं, ठीक है। जैसे अभी चॉट लिया था अपन ने, ये भी एक अच्छा एग्जांपल है, क्लियर है। तो ये इस तरीके की चीज, तो ये सब क्या है हमारे एडजॉर्बेंट, तो नोट कर लीजिए। ठीक है, इसमें एक और ले लेते हैं अपन, सिलिका जेल भी एक बेस्ट एडजॉर्बेंट होता है। सिलिका जेल सरफेस पे लगा लो फेस पर, तो क्या होता है, मॉइस्चर जो होता है ना वो आपके कांटेक्ट में नहीं आ पाता, जो माउथ होता है। कैसे कि मॉइस्चर क्या है हमारे पास, एडजॉर्बेंट है, सिलिका जेल उसको एडजॉर्ब कर लीजिए, खत्म कहानी, ठीक है, तो नुकसान से बच जाएंगे, क्लियर है। तो ये था हमारा एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट, और एडजॉर्प्शन इन दोनों के बीच में चल रहा है, ठीक है। चलो अब अपन बात कर लेते हैं, जैसे मैंने भी आपको एक बात बताई थी कि क्या ये दोनों प्रोसेस, अब जरा समझो, एक प्रोसेस और है यहाँ पर, और वो है एब्जॉर्प्शन, उसको भी समझ लेते हैं। एब्जॉर्प्शन क्या चीज है, देखो एब्जॉर्प्शन एक बल्क फिनोमिना है, जबकि एडजॉर्प्शन एक सरफेस फिनोमिना है। दोनों के बीच में डिफरेंस समझने की कोशिश करते हैं। देखो यहां मैं लिख देता हूं एब्जॉर्प्शन,
एब्जॉर्प्शन। तो एब्जॉर्प्शन क्या है? इट इज बल्क फिनोमेना। इट इज बल्क फिनोमेना इन विच, वो सरफेस फिनोमेना था, इन विच मॉलिक्यूलर स्पीसीज, जैसे सॉलिड, लिक्विड, गैस, कुछ भी हो सकता है, मॉलिक्यूलर स्पीसीज लाइक सॉलिड, लिक्विड, गैस आर डिस्ट्रीब्यूट यूनिफॉर्म पैटर्न, distribute uniform pattern, in uniform pattern in the other substance या in the solid और liquid substance। सॉलिड या लिक्विड सब्सटेंस के अंदर बल्क है, तो बल्क के मतलब अंदर, सरफेस पर नहीं, उसके अंदर, सब्सटेंस के अंदर तक हो जाता है। in which molecular species are distributed in uniform pattern in the solid or liquid substance called absorption। समझ गए? एब्जॉर्प्शन एक कैसी फिनोमिना है? बल्क फिनोमिना। तो इसको अपन नहीं पढ़ने वाले इस चैप्टर में, बस एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है कि एब्जॉर्प्शन एक बल्क फिनोमिना है और इसमें क्या होता है, मॉलिक्यूलर स्पीसीज जो होती है वो सरफेस पर नहीं बल्क में पूरा का पूरा डिस्ट्रीब्यूशन पूरे के पूरे मटेरियल में फैल जाती है। जैसे चौक पूरी तरह से भीग गई, ऊपर से लेकर नीचे तक चौक पानी में भीग जाएगी तो पानी का एब्जॉर्प्शन हो रहा है, लेकिन इंक अंदर नहीं गई तो इंक का एब्जॉर्प्शन हो रहा है। बहुत एग्जाम्पल्स ऐसे हैं, जैसे स्पंज लेकर के स्पंज को पानी में डाल दो तो स्पंज पूरी तरह अंदर से गीली हो जाएगी, तो एब्जॉर्प्शन हो रहा है वाटर का। क्लियर है? तो ये सब बातें हैं। अच्छा, अगर हम बात करें एब्जॉर्प्शन के एक दो पॉइंट्स की ओर, तो ये हमेशा यूनिफॉर्म रेट से होता है। इट अकर बाय यूनिफॉर्म रेट, मतलब एक जैसी रेट्स, जैसा स्टार्टिंग में हो रहा है वैसे ही लास्ट तक हो रहा है। लेकिन एडजॉर्प्शन में ऐसा नहीं होता। एडजॉर्प्शन में क्या होता है, स्टार्टिंग में पूरा का पूरा सरफेस खाली पड़ा है तो स्टार्टिंग में एडजॉर्प्शन फास्ट होगा, लेकिन धीरे धीरे जब सरफेस कवर होता चला जाएगा उसके बाद क्या होगा, एडजॉर्प्शन स्लो होता चला जाएगा। तो स्टार्टिंग में वो क्या होता है, फास्ट होता है, उसके बाद वो धीरे धीरे स्लो होता है। और इक्विलिब्रियम आते ही, इक्विलिब्रियम क्या होता है, डिजॉर्प्शन के बाद बताऊंगा, इक्विलिब्रियम आते ही एडजॉर्प्शन एक तरह से रुक जाता है। मतलब ऐसा हमको ऐसा लगेगा नहीं कि एडजॉर्प्शन हो रहा है। क्लियर है? तो वहाँ दो काम एक साथ हो रहे होते हैं। इक्विलिब्रियम आते आते वो स्लो होने लगता है, ये एक जैसी स्पीड से चलता है। सुन लो, एडजॉर्प्शन स्टार्टिंग में फास्ट है, धीरे धीरे स्लो हो रहा है, इक्विलिब्रियम पर बिल्कुल स्लो हो जाता है। और एब्जॉर्प्शन एक जैसी स्पीड से होने वाला प्रोसेस है। एडजॉर्प्शन की बात करें तो वो सरफेस फिनोमिना है, एब्जॉर्प्शन बल्क फिनोमिना है। एडजॉर्प्शन की बात करें तो इसमें जो रेट होता है एडजॉर्प्शन का वो हमेशा स्टार्टिंग में फास्ट रहता है, फिर बाद में स्लो पड़ता है, ये हमेशा एक जैसे रेट से होता है। थर्ड, एडजॉर्प्शन में क्या होता है, एडजॉर्प्शन में कंसंट्रेशन जो होती है मॉलिक्यूलर स्पीसीज की, ठीक है, यानी एडजॉर्बेट की, वो किस पर ज़्यादा होती है, सरफेस पर ज़्यादा होती है, हाईली कंसंट्रेशन होती है, सरफेस पर पूरा पूरा जमा हो जाता है, वो चिपक जाता है। लेकिन एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, कंसंट्रेशन पूरे सब्सटेंस में एक जैसी रहती है। ठीक है, तो ये है एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन के बारे में। क्लियर है? अब एक प्रोसेस और होता है, इसको बोलते हैं अपन जॉर्प्शन। क्या बोलते हैं, ये क्या चीज है, देखो एड और एब इन दोनों को हटा दिया जाए तो जॉर्प्शन ही बचता है दोनों में। तो जॉर्प्शन का मतलब जब साइमल्टेनियसली एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन हो तो इस प्रोसेस को मिला के बोलते हैं जॉर्प्शन। ये कोई नया प्रोसेस नहीं है, दोनों का मिला जुला एक प्रोसेस है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं व्हेन एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली, takes place simultaneously, then it is called, then this condition is called, then this state, condition कह दो, state कह दो, this state called जॉर्प्शन। मतलब जॉर्प्शन कोई प्रोसेस नहीं है, कोई नई फिनोमिना नहीं है, समझो ये कंडीशन है बस कि जब किसी सब्सटेंस के ऊपर एडजॉर्प्शन भी हो रहा है और एब्जॉर्प्शन। जैसे ये सपोज करो, ध्यान से देखिए, ये क्या है हमारे पास, ये कोई इंक, ये मतलब चॉक का टुकड़ा है, ये चॉक है, ठीक है ना, ये अपनी सरफेस प्रोवाइड कराएगा एडजॉर्प्शन के लिए और पूरा का पूरा बल्क प्रोवाइड करेगा एब्जॉर्प्शन के लिए। ठीक है, अब क्या होता है, हमने यहाँ पर इसको डिप कर रखा है किसमें, इंक के सॉल्यूशन,
यानी इसमें क्या है, इंक प्लस वाटर। इंक कैसा है, हमारा ब्लू है और वाटर कलरलेस। अब ये क्या होगा, धीरे धीरे क्या होगा, जो इंक के पार्टिकल्स होंगे ना वो तो इसकी सरफेस पर ही रुक जाएंगे, तो इंक का तो एडजॉर्प्शन है, और जो वाटर होगा वो इसके अंदर तक चला जाएगा, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, ये एब्जॉर्प्शन है। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर एब्जॉर्प्शन तो किसका हो रहा है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन इंक, इन चॉट, पूरे के चॉट के अंदर पानी चला जाता है, तो एब्जॉर्प्शन तो वाटर का हो रहा है चॉट में। ठीक है, और एडजॉर्प्शन किसका हो रहा है, एडजॉर्प्शन ऑफ इंक एट, इन नहीं लिखेंगे, एट मतलब सरफेस के ऊपर, एट द सरफेस, एट द सरफेस ऑफ चॉट। तो अब यहां इस प्रोसेस को अपन जॉर्प्शन के, यहां हो रहा है जॉर्प्शन, एडजॉर्प्शन भी हो रहा है साइमल्टेनियसली, एब्जॉर्प्शन भी हो रहा है, तो कहेंगे जॉर्प्शन। ये सिर्फ एक स्टेट या कंडीशन, क्लियर है, तो ये नोट कर लो आप। चलो अब अपन बात करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट टर्म की, और वो है डीजॉर्प्शन, मतलब रिवर्स ऑफ एडजॉर्प्शन, एडजॉर्प्शन का उल्टा, मतलब जो स्पीसीज एडजॉर्ब हुई है ना एक्चुअली में, अगर वो वापस उस सरफेस को छोड़कर चली जाती है, क्लियर है ना, तो उसको अपन बोलते हैं फिर डीजॉर्प्शन। क्या बोलते हैं उसको अपन, डीजॉर्प्शन। ठीक है, तो अपन लिखते हैं एडजॉर्प्शन लिख लिया अपन ने 4 नंबर पर, उसके बाद अपन ने यहां लिख लिया जॉर्प्शन। अब 6 नंबर आता है, 6 नंबर पर अपन क्या लिखेंगे, डीजॉर्प्शन। क्या है ये, इट इज द रिवर्स ऑफ एडजॉर्प्शन, एडजॉर्प्शन प्रोसेस का उल्टा प्रोसेस है पहली चीज। तो अब डेफिनेशन क्या होगी, रिमूवल ऑफ एडजॉर्बेट स्पीसीज और एडजॉर्बेट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ एडजॉर्बेंट, सिंपल है। रिमूवल, डेफिनेशन सिंपल है, रिमूवल ऑफ एडजॉर्बेट स्पीसीज, रिमूवल ऑफ एडजॉर्बेट स्पीसीज from the surface of adsorbent, from the surface of adsorbent called desorption, मतलब desorption में क्या होता है, रिमूवल ऑफ एडजॉर्बेट, एडजॉर्बेट जो बैठा हुआ है एडजॉर्बेंट की सरफेस पर, उसको हटाने का प्रोसेस है बस ये, इसको अपन डीजॉर्प्शन कहते हैं। क्लियर है। अब एक बात बताओ मेरे को, ये हमारे पास सपोज करो ये सरफेस है हमारे पास, ये सरफेस, इस सरफेस के ऊपर इन मॉलिक्यूल्स का एडजॉर्प्शन हुआ। अब ऐसा तो है नहीं कि ये मॉलिक्यूल्स जो हैं इस पे आके बैठ गए तो हटे ही नहीं सकते भाई, कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी किसी, जैसे मान लो 5-6 मॉलिक्यूल है, इनमें से 1-2 मॉलिक्यूल ऐसे होंगे जिनकी काइनेटिक एनर्जी किसी वजह से बढ़ जाती है मान लो, तो क्या होगी, वापस हट भी सकते हैं इस सरफेस, तो जैसे ही हटेंगे तो उसको डीजॉर्प्शन कहेंगे। तो होता क्या, स्टार्टिंग में एडजॉर्प्शन होता है मैं मानता हूं, लेकिन धीरे धीरे डीजॉर्प्शन भी होने लगता है, क्लियर है ना, कुछ कुछ मॉलिक्यूल्स जो है डिस्टर्ब होकर के वापस भी जाने लगते हैं, क्लियर है। तो जैसे जैसे एडजॉर्प्शन बढ़ता जाता है वैसे वैसे धीरे धीरे डीजॉर्प्शन भी होता रहता है मॉलिक्यूल्स का। एक टाइम ऐसा आता है जब रेट ऑफ एडजॉर्प्शन जो होता है वो इक्वल हो जाता है रेट ऑफ डीजॉर्प्शन, रेट ऑफ डीजॉर्प्शन, और इस कंडीशन को अपन क्या बोल देते हैं, इक्विलिब्रियम। जैसे 2 मॉलिक्यूल अगर एडजॉर्ब हुए 2 सेकंड में, तो उसी 2 सेकंड में 2 मॉलिक्यूल डीजॉर्ब भी हो गए, तो 2 आए 2 गए, 2 आए 2 गए, तो ऐसा लगेगा कुछ हो ही नहीं रहा, रुक जाता है एडजॉर्प्शन, ऐसा रुकेगा नहीं, अभी भी चल रहा है। इक्विलिब्रियम का मतलब ये नहीं है कि रुक गया, इक्विलिब्रियम या डायनामिक है, दोनों तरफ चल रहा है, डायनामिक है, मतलब एडजॉर्प्शन हो भी रहा है डीजॉर्प्शन भी हो रहा है, लेकिन ऐसा लगेगा नहीं आपको एडजॉर्प्शन हो रहा है। 2 रुपये आपको किसी ने दिए और फिर वापस ले लिए, दिए फिर वापस ले लिए, दिए फिर वापस ले लिए, तो इसका मतलब क्या हुआ, आपको लगेगा कुछ हो ही नहीं रहा, पैसे आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे जा रहे हैं, तो आपकी जेब में उतने ही है जितने पहले थे, 2 रुपये देने से पहले थे, कहानी वो समझो, लेकिन एक्चुअल में तो आ रहे हैं और जा रहे हैं, समझ रहे हो ना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक्चुअली में डीजॉर्प्शन भी हो रहा है, एडजॉर्प्शन भी हो रहा है, एक समय ऐसा आता है दोनों बराबर हो जाते हैं। स्टार्टिंग में एडजॉर्प्शन फास्ट होता है क्योंकि पूरी सरफेस खाली रहती है तो एडजॉर्प्शन होता है, फिर धीरे धीरे डीजॉर्प्शन भी होने लगता है, बराबर होते हैं, इक्विलिब्रियम आ जाता है।
इक्विलिब्रियम पर एडजॉर्प्शन ऐसा लगता है रुक जाता है और ग्रेजुअली एडजॉर्प्शन गिरता है। एडजॉर्प्शन स्टार्टिंग में फास्ट है, फिर धीरे धीरे जब डिजॉर्प्शन होगा तो एडजॉर्प्शन स्लो होगा ना, क्योंकि डिजॉर्प्शन रिवर्स ऑफ एडजॉर्प्शन है। तो धीरे धीरे एडजॉर्प्शन स्लो होता जाएगा, स्लो होता जाएगा, स्लो होता जाएगा, स्लो, और एक समय ऐसा लगेगा आप रुक गया, लेकिन रुकेगा नहीं, अभी भी हो रहा है। तो इसलिए हम कहते हैं स्टार्टिंग में एडजॉर्प्शन फास्ट होता है, फिर धीरे धीरे स्लो होता है। क्लियर है? जैसे एग्जाम्पल हम बात करें, एग्जाम्पल हम देखते हैं, रिमूवल ऑफ अमोनिया गैस, रिमूवल ऑफ अमोनिया गैस फ्रॉम Fe सरफेस। आपको पता है कि हैबर्स प्रोसेस होता है। हैबर्स प्रोसेस में हम क्या करते हैं, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैसें लेते हैं और नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैसेस को लेकर के Fe की सरफेस के ऊपर डाल देते हैं, लोहे की सरफेस के ऊपर डाल देते हैं। तो लोहे की सरफेस जो होती है वो इन दोनों का एडजॉर्प्शन करा देती है, मतलब लोहे की सरफेस पर इन दोनों का एडजॉर्प्शन हो जाता है। ये दोनों एडजॉर्बेट होती है, मतलब समझ गए, जिस पर होता है एडजॉर्प्शन। और लोहे की सरफेस कैटलिस्ट होता है, कैटालिसिस का प्रोसेस है, लेकिन ये एडजॉर्बेंट है, सरफेस अवेलेबल करा रही है इसीलिए। और ये दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं इसकी सरफेस पर, और एक रिएक्शन होती है, एक्टिवेशन एनर्जी यहाँ पर जरूरत पड़ेगी, रिएक्शन हो रही है तो ठीक है। और यहाँ पर क्या बन जाती है, अमोनिया गैस। अब एक बात बताओ, ये अमोनिया गैस अगर इसी एडजॉर्बेंट से लोहे की सरफेस पर चिपकी रहेगी तो थोड़ी सी अमोनिया बन के रह जाएगी। नाइट्रोजन हाइड्रोजन, अब तो अभी भी और भी है नाइट्रोजन हाइड्रोजन रिएक्शन करके अमोनिया बनाने के लिए, तो इस अमोनिया को हटाना पड़ेगा ना बिल्कुल, तो अपन इसको हटाते हैं, मतलब डिजॉर्प्शन करके अपन इसको हटा देते हैं। तो दोनों चीज़ क्लियर हो गई। अब लोहे की सरफेस पर पहले एडजॉर्प्शन करवाया है इन दोनों एडजॉर्बेट मॉलिक्यूल्स का, अमोनिया बनते ही उसका डिजॉर्प्शन करवा दिया, जिससे सरफेस फिर से खाली होगी, अब फिर अपन एडजॉर्प्शन करवाए। क्लियर है? तो ये है आपका डिजॉर्प्शन, तो इसको भी नोट कर लीजिए, बड़ा इंटरेस्टिंग है ये भी। अच्छा, अब अपन बात करते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन। ये भी आ जाता है कई बार, एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन के बीच में क्या डिफरेंस है। फिर देखेंगे टाइप ऑफ एडजॉर्प्शन, एडजॉर्प्शन कितने टाइप का होता है। ठीक है, चलो तो अपन बात कर लेते हैं डिफरेंस बिटवीन एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन, एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन के बीच में क्या डिफरेंस, वैसे 3 बेसिक डिफरेंस होते हैं, समझो आप, मैंने बताए भी थे आपको इशारों में अभी। ठीक है, देखो एडजॉर्प्शन, इधर लिख देता हूं मैं एब्जॉर्प्शन, दोनों साथ होने लगे तो जॉर्प्शन, कोई नई घटना नहीं है, सिर्फ कंडीशन है, एक स्टेट है। एडजॉर्प्शन में सबसे पहली चीज आप क्या लिखना चाहोगे, इट इज, मेरी फेवरेट, इट इज सरफेस फिनोमेना, इट इज सरफेस फिनोमेना, सरफेस पर होने वाला फिनोमेना या घटना है। यहाँ क्या लिखोगे, इट इज बल्क फिनोमेना, इट इज बल्क फिनोमेना। अब तुम कई लोग सोच रहे होंगे सर पहले तो सरफेस पर ही होगी, ये भी सरफेस के कांटेक्ट में आने के बाद ही तो कोई चीज अंदर जाएगी, बिल्कुल, लेकिन वो फाइनली तो अंदर जा रही है ना, इसलिए बल्क फिनोमेना कहेंगे, नहीं तो कंफ्यूजन होगा। ठीक है, सेकंड, एडजॉर्प्शन में सेकंड पॉइंट क्या लिखेंगे, इट इज फास्ट एट स्टार्टिंग, जब होता है ना तो ये फास्ट होता है स्टार्टिंग, बट ग्रेजुअली डिक्रीजेस टिल इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम आते आते तो ये ऐसा लगेगा स्टॉप ही हो गया हो, और उससे पहले भी डिक्रीज होता चला जाता है। स्टार्टिंग में फास्ट क्यों होता है, क्योंकि शुरुआत में तो सरफेस खाली पड़ी है ना, तो एडजॉर्प्शन जल्दी जल्दी होगा। जैसे अगर आप किसी को बैठा रहे हो कि भाई जिम में बैठ जाओ, आ जाओ, पहले के लोग जिम तो थे नीचे बैठ के, ठीक है, तो पंजा लगा लो, तो अगर मान लो बिल्कुल कोई है ही नहीं, भूख लगी बहुत तेज, 100 लोग खड़े, कोई भी नहीं है, पांडाल में सारे छर टूट के पड़ेंगे, सरफेस पर बैठ जाएंगे। उसके बाद 10 और आगे पूरी सरफेस भर गई तो सोचेंगे जाए या ना जाए, वो वाली कहानी, क्योंकि है ही नहीं, सारी बुक होगी। तो स्टार्टिंग में तो फास्ट होगा, धीरे धीरे फिर स्लो होने लग जाए। अच्छा, यहाँ क्या लिखोगे, इट इज ऑलवेज अकर इन यूनिफॉर्म रेट, इट इज ऑलवेज अकर इन यूनिफॉर्म रेट, क्योंकि पता है पूरे बल्क के अंदर जाना है तो जल्दी क्यों मचे, धीरे 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 चलते रहो,
एक कांस्टेंट स्पीड से होता रहेगा। यहाँ तो सरफेस थोड़ी सी ही है, बल्क तो पूरा बहुत बड़ा है, सरफेस थोड़ी सी ही है, तो चले जाओ पहले जितने जा सको, वो वाली कहानी। ठीक है। थर्ड मैंने बताया था, कंसंट्रेशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीसीज इज हायर एट सरफेस। कंसंट्रेशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीसीज हायर एट सरफेस, सरफेस पर हायर होती है ना, हायर एट सरफेस एज कंपेयर टू बल्क। बल्क के कंपैरिजन में सरफेस पर जो कंसंट्रेशन होती है जिस मॉलिक्यूलर स्पीसीज की, जिसका एड्जॉर्प्शन हो वो ज़्यादा होती है, उसको अपन एड्जॉर्बेट बोलते हैं, अपन जानते हैं। और यहाँ क्या होता है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, यानी एक जैसी कंसंट्रेशन मिलेगी ऊपर भी नीचे भी अंदर भी। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन और यूनिफॉर्म कंसंट्रेशन, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन और कंसंट्रेशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीसीज। एग्जाम्पल की बात करें तो कई एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया। एड्जॉर्प्शन में अपन क्या बोल सकते हैं, एड्जॉर्प्शन ऑफ गैस ऑन सिलिका जेल, ठीक है, एड्जॉर्प्शन ऑफ शुगर ऑन चारकोल पाउडर, एड्जॉर्प्शन ऑफ इंक ऑन चॉक, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन स्पंज, ऑफ एब्जॉर्प्शन लिख लो भले, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन स्पंज, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन चॉक। ये दो एग्जाम्पल है, लिख लो। यहाँ मैं बोल देता हूँ दोबारा से, एड्जॉर्प्शन ऑफ गैसेस ऑन सिलिका जेल, एड्जॉर्प्शन ऑफ शुगर, एड्जॉर्प्शन ऑफ शुगर, या अपन कह सकते हैं एड्जॉर्प्शन ऑफ इम्प्योरिटीज ऑन चारकोल पाउडर। क्लियर है। जिसमें आपको एक बात बताता हूँ, शुगर का जो सॉल्यूशन होता है ना बच्चों, शुगर का सॉल्यूशन वो कलर्ड होता है, शुगर का सॉल्यूशन कलर्ड होता है। इसके अंदर क्या होता है, कलर्ड इम्प्योरिटीज होती हैं। जो हम चीनी लेके आते हैं बाजार से तो कलरलेस होती है, बट तो कलरलेस बनाई जाती है वो कैसे, इस कलर्ड इम्प्योरिटीज को किसके कांटेक्ट में लाया जाता है, हड्डियों के कांटेक्ट में लाया जाता है, मतलब एनिमल मेम्ब्रेन के कांटेक्ट में लाया जाता है। चारकोल जिसको अपन बोल रहे हैं वो एनिमल मेम्ब्रेन, एनिमल मेम्ब्रेन किसका काम करती है, एड्जॉर्बेंट का काम करती है। और इसको रख देते हैं शुगर, यानी हड्डी को रख देते हैं शुगर के सॉल्यूशन में। हड्डी साफ करते हैं चीनी को, वो वाली बात है। एनिमल मेम्ब्रेन को रख देते हैं शुगर के सॉल्यूशन। तो शुगर के सॉल्यूशन में जो कलर्ड इंप्योरिटीज होती है वो एड्जॉर्बेट होती है, एड्जॉर्बेट। ये सब किस में चली जाती है, एड्जॉर्बेंट पर, इसकी सरफेस पर। और जो शुगर होती है वो कलरलेस फॉर्म में बाहर निकलती है। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है यहाँ पे। तो एड्जॉर्प्शन ऑफ कलर्ड इंप्योरिटीज ऑन चारकोल, ठीक है, ये एनिमल मेम्ब्रेन। एक और बहुत बेस्ट एग्जाम्पल है, कोयले की खदानों में जो नीचे लोग काम करते हैं वो मास्क पहन के रखते हैं। तो मास्क की सरफेस क्या है, एड्जॉर्बेंट। अब तो वैसे भी कोविड-19 चल रहा है, मास्क लगा रखा है, उसकी सरफेस क्या है, एड्जॉर्बेंट। और जो गैस होती है वो क्या है, एड्जॉर्बेट। ठीक है, तो जो पॉइजनस गैसेस होती हैं उनका एड्जॉर्प्शन हो जाता है गैस मास्क पर। तो ये सब एग्जाम्पल, और ये दोनों के बीच में डिफरेंस क्लियर है। चलो अब अपन और बात कर लेते हैं कि साहब ये जो एड्जॉर्प्शन होता है ये कितने टाइप का होता है। ये दो टाइप का होता है, एक होता है फिजिकल एड्जॉर्प्शन और एक होता है केमिकल एड्जॉर्प्शन। बहुत सिंपल, इसको अपन सीधा ही टेबल बना के मैं आपको याद करा देता हूँ। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं अब टाइप ऑफ एड्जॉर्प्शन। ठीक है, एक चीज और देख लो, टाइप ऑफ एड्जॉर्प्शन से पहले एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन आएगा। अभी एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन क्या होता है, देखिए अमाउंट ऑफ एड्जॉर्प्शन है, कितना एड्जॉर्प्शन हो गया है उसको अपन एक्सटेंट बोलते हैं। ये x/m का रेशो होता है, इसको बोलते हैं एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन। अब यहाँ पर x और m को समझने की जरूरत है। x क्या है, एड्जॉर्बेट का वो अमाउंट जो एड्जॉर्ब हुआ है, अमाउंट ऑफ, हम इसको बोलते हैं अमाउंट ऑफ एड्जॉर्बेट। समझ गए ना, अरे जो हो रहा है, जिसका एड्जॉर्प्शन हो रहा है वो कितना आया, 5 ग्राम आया, 10 ग्राम आया, अमाउंट ऑफ एड्जॉर्बेंट। और m क्या है, ये होता है मास ऑफ एड्जॉर्बेंट। 10 किलो पैलेडियम पर 5 ग्राम अमोनिया, तो हम कहेंगे 10 किलो यानी 10,000 ग्राम पैलेडियम पर कितना, 5 ग्राम अमोनिया, तो 5/10,000। तो एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन निकाल लीजिए। अमाउंट ऑफ एड्जॉर्बेट, मास ऑफ एड्जॉर्बेट या वेट ऑफ एड्जॉर्बेट, जिसकी सरफेस पर हो रहा है ना एड्जॉर्प्शन, वो कितना भारी है, कितना मास है, कितना वेट है उसका, वो m है। और x क्या, अमाउंट ऑफ एड्जॉर्प्शन। और इस रेशो को क्या बोलते हैं, एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन, कि कितना एड्जॉर्प्शन हुआ है। तो जब भी इस चैप्टर में x/m यूज करूंगा तो मतलब एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन, x क्या है, m क्या है, समझ लेना। निश्चित इस बात है, एड्जॉर्प्शन दो चीजों से जुड़ा हुआ है, तो एक चीज एड्जॉर्बेट से रिलेटेड है, एक एड्जॉर्बेंट से रिलेटेड है। तो x क्या है, एड्जॉर्बेट का अमाउंट, m क्या है, एड्जॉर्बेंट का मास।
ठीक है। अमाउंट इसलिए बोल रहा हूं मैं क्योंकि एडजॉर्बेट को वॉल्यूम फॉर्म में ले रखा है तो हम फिर बोलेंगे 5 ml है 10 ml है, और वेट फॉर्म में ले रखा है तो 5 ग्राम है 10 ग्राम, इस तरह से बोल सकते हैं ना, इसलिए मैंने अमाउंट बोला। ठीक है। टाइप ऑफ एडजॉर्प्शन, टाइप ऑफ एडजॉर्प्शन, तो 2 टाइप का होता है। ठीक है। इस तरफ देता हूं फिजिकल एडजॉर्प्शन, फिजिकल एडजॉर्प्शन। तो 6-7 डिफरेंस देखते हैं इन दोनों के बीच में तो सबको कहानी समझ में आ जाएगी। और दूसरा होता है हमारा केमिकल एडजॉर्प्शन। दूसरा जो होता है हमारा कौन सा होता है? केमिकल एडजॉर्प्शन। अच्छा, इसका एक नाम और है, इसको बोलते हैं फिजियोजॉर्प्शन। फिजियोजॉर्प्शन, और इसको बोलते हैं केमिजॉर्प्शन। केमिजॉर्प्शन, केमिजॉर्प्शन। ठीक है। ये फिजियोजॉर्प्शन और ये केमी। अब जरा इन दोनों के बीच में डिफरेंस समझने की कोशिश कर। क्लियर? चलो तो भैया क्या डिफरेंस है जल्दी से देखते हैं। फर्स्ट डेफिनेशन, यहां क्या होता है, एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में वीक वंडर वॉल फोर्स बनते हैं। वीक वंडर वॉल फोर्स, जिनको तोड़ना बहुत ही आसान है। ठीक है। तो हम लिखेंगे वीक वंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वीक वंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एडजॉर्बेट एंड एडजॉर्बेंट मॉलिक्यूल्स। एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में कैसे फोर्सेस लगे होते हैं? वीक वंडर वॉल फोर्सेस लगे होते हैं। ठीक है। जबकि यहां स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड बन जाते हैं। ठीक है। तो हम बोलेंगे स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड, स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड फॉर्म बिटवीन, अब समझ जाओ किस किस बीच में, एडजॉर्बेंट, बिटवीन एब्जॉर्बेंट एंड एडजॉर्बेट। एडजॉर्बेंट और एडजॉर्बेट के बीच में स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड होता है और यहां वीक वंडर वॉल फोर्स। ये फर्स्ट चीज। सेकंड, एक बात बताओ, यहां बॉन्ड कमजोर है। एक बात बताओ, एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट के मॉलिक्यूल्स के बीच में बॉन्ड बन रहा है, चाहे फिजिकल बन रहा हो चाहे केमिकल बन रहा हो, चाहे वीक बॉन्ड बन रहा हो चाहे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन रहा हो, बॉन्ड बन रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। जब बॉन्ड बनता है ना तो अट्रैक्शन लगता है, दो स्पीसीज के बीच में अट्रैक्शन होता है तो बॉन्ड बन जाता है। और जब भी अट्रैक्शन होता है सिस्टम में एनर्जी रिलीज होती है। ये बहुत ही बेसिक बात है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, बहुत ही फंडामेंटल बात है, सब बच्चों को पता है। ये क्या कबूतर है केमिस्ट्री फिजिक्स का कि जब भी अट्रैक्शन फोर्स लगेगा ना तो सिस्टम की एनर्जी रिलीज होगी, और जब भी रिपल्सन फोर्स इफेक्टिव होंगे, हावी होंगे, तो सिस्टम की एनर्जी इंक्रीज होगी, सिस्टम अनस्टेबल हो जाएगा। अट्रैक्शन से क्या होगा, सिस्टम की एनर्जी डिक्रीज होगी, सिस्टम स्टेबल हो जाएगा। क्लियर है नहीं है? माँ जब प्यार से अट्रैक्ट करती है, गले लगाती है, तो कैसा लगता है? अच्छा लगता है, एनर्जी रिलीज होती है, गुस्सा कम होता है, स्टेबिलिटी बढ़ती है। थप्पड़ मारती है, दूर चल, रिपल्सन होता है, बुरा लगता है, एनर्जी बढ़ जाती है, अपन को भी गुस्सा आता है। क्लियर? अनस्टेबिलिटी बढ़ जाती है, इधर उधर भागने लगते हैं। कहानी समझ में आ रही? तो वो यहाँ है। तो जब भी मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट होंगे एनर्जी डिक्रीज होगी, एनर्जी रिलीज होगी, और एनर्जी रिलीज होगी तो भैया सीधी सी बात है, कुछ ना कुछ तो एनर्जी निकलेगी। तो उसे अपन क्या बोलते हैं? हीट ऑफ एडजॉर्प्शन। जो एनर्जी निकलती है ना एडजॉर्प्शन की वजह से, उसे बोलते हैं हीट ऑफ एडजॉर्प्शन। अगर हम किसी 1 मोल एडजॉर्बेट का एडजॉर्प्शन कराएं तो हीट ऑफ एडजॉर्प्शन कितनी होती है फिजिकल एडजॉर्प्शन के लिए? तो हीट ऑफ एडजॉर्प्शन लो होती है, बहुत ही कम होती है। कितनी होती है मैं बता देता हूँ, 20 से 40 किलो जूल पर मोल। मतलब 1 मोल एडजॉर्बेट मॉलिक्यूल का एडजॉर्बेंट की सरफेस पर अगर फिजिकल एडजॉर्प्शन हुआ तो 20 से 40 किलो जूल एनर्जी रिलीज होगी। ठीक है, तब सोचो सर बहुत ज़्यादा है। अब यहाँ देखो तो इसके कंपैरिजन में ये बहुत कम है। ठीक है, हाई हीट ऑफ एडजॉर्प्शन। क्यों? क्योंकि बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, केमिकल बॉन्ड आर स्ट्रॉन्गर देन फिजिकल। वीक वंडर वॉल फोर्स, नाम से पता चल रहा है बॉन्ड कितना वीक है, ये स्ट्रॉन्ग है। तो हाई हीट ऑफ एडजॉर्प्शन, हीट ऑफ एडजॉर्प्शन जो है वो इस केस में ज़्यादा होती है।
कितनी होती है उसकी वैल्यू जरा सुन लो। उसकी वैल्यू होती है, जैसे यहाँ 20 है ना, तो एक जीरो और लगा दो, 200। और यहाँ 4 है, 40 है, तो यहाँ भी लगा दो 200 से 10 गुना हो गई एक तरह से। 200 से 400 किलो जूल पर मोल, 200 से 400 किलो जूल पर मोल होती है हीट ऑफ एडजॉर्प्शन। किस केस में? केमिजॉर्प्शन या केमिकल एडजॉर्प्शन के केस। ठीक है, एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट देखो, जो यहाँ अपन फिजिकल एडजॉर्प्शन की बात करें तो यहाँ बॉन्ड बहुत ही वीक है। अगर आप हल्का सा भी गर्म करोगे सिस्टम को तो क्या होगा, वो बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे। हल्का सा गर्म किया, बॉन्ड ब्रेक हो जाए, और अगर बॉन्ड ब्रेक हो जाए तो डिसॉर्प्शन स्टार्ट हो जाएगा, और डिसॉर्प्शन स्टार्ट हो जाएगा तो सीधी सी बात यहाँ पर ये है कि ये रिवर्सिबल प्रोसेस होगा। फिजिकल एडजॉर्प्शन में क्या हो रहा है, एडजॉर्प्शन भी हो रहा है, डिसॉर्प्शन भी हो रहा है, दोनों तरफ चल रहा है काम, तो ये रिवर्सिबल होता है। समझ रहे, रिवर्सिबल समझ गए, रिवर्सिबल इन नेचर, रिवर्सिबल इन नेचर मतलब क्या है इसका भाई, मतलब सीधा सा है, एडजॉर्प्शन भी चल रहा है और डिसॉर्प्शन भी चल रहा है। एडजॉर्प्शन डिसॉर्प्शन, एडजॉर्प्शन डिसॉर्प्शन, इसलिए फिर रिवर्सिबल, क्योंकि बॉन्ड वीक है ना, तो टूट भी सकते हैं बॉन्ड आराम से, थोड़ा सा एनर्जी दी बॉन्ड टूट गए। क्लियर है नहीं? फटकारा, कपड़े के ऊपर गंदगी चिपकी रहती है तो गंदगी के पार्टिकल्स एडजॉर्बेट है, कपड़ा एडजॉर्बेंट है, फटकारा हट गए, डिसॉर्प्शन, तो रिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, थर्ड ये इरिवर्सिबल, एक बार हो गया तो हो गया, अब नहीं हटा सकते। इरिवर्सिबल, इरिवर्सिबल इन नेचर, बहुत मुश्किल होता है डिसॉर्प्शन यहाँ पर। ठीक है, मतलब एडजॉर्प्शन करवा दिया, सोच समझ के करवाओ तो हटेगा नहीं, एक तरफा, डिसॉर्प्शन नहीं होगा। जैसे इंक अगर कपड़े पे चिपक जाए तो एडजॉर्प्शन हो गया, अब उसका डिसॉर्प्शन हटा कर पाना बहुत मुश्किल का, आपको और केमिकल्स डालने पड़ेंगे वगैरह वगैरह, सब कुछ लगाना पड़ेगा दिमाग अपना। तो ये 3 क्लियर हो गए। ठीक है, चलो यहाँ तक नोट कर लो, अभी 3-4 और हैं। चलो चौथा कौन सा है सर? 3 तो हो गए, इतना पढ़ा दिया आज, रुक ही नहीं रहे आप तो, लेकिन मज़ा भी आ रहा है, बहुत ही इजी चैप्टर है ये। ठीक है, आपको बिल्कुल बोरियत अभी तक फील नहीं हुई होगी, बिल्कुल मज़े से पढ़ रहे हैं। ठीक है भैया, स्कूल आने की ज़रूरत है ही नहीं, तो घर पे ही अच्छे से पढ़ लो। चलो देखो, अगर हम बात करें फोर्थ पॉइंट की, फोर्थ पॉइंट की अगर हम बात करें तो यहां पर फिजिकल एडजॉर्प्शन या फिजियोजॉर्प्शन में ये नेचर में कैसा होता है, ये नेचर में एक्चुअल में होता है स्पेसिफिक, स्पेसिफिक इन नेचर, स्पेसिफिक इन, सॉरी उल्टा बोल दिया, ये थोड़ा मैंने बोल दिया था ना, स्कूल आने की जरूरत है, लॉकडाउन का ऐसा इफेक्ट पड़ा है दिमाग पे कि सब कुछ उल्टा सीधा हो रहा है सिस्टम। ठीक है, चलो तो स्पेसिफिक इन नेचर, नॉन स्पेसिफिक, नॉन स्पेसिफिक इन नेचर मतलब क्या है, लिटिल बिट ऑफ स्पेसिफिक, स्पेसिफिसिटी बहुत ही कम होती है, और ये होता है नेचर में स्पेसिफिक, स्पेसिफिक इन नेचर, ये नॉन स्पेसिफिक है नेचर में और ये स्पेसिफिक है नेचर। क्लियर है? अच्छा, इसका मतलब क्या है? देखो, नॉन स्पेसिफिक का मतलब ये है कि कोई भी आओ और एडजॉर्ब करो। क्लियर है ना? कोई भी मॉलिक्यूल आकर के एडजॉर्बेंट का किसी भी एडजॉर्बेंट पे चिपक जाता है। भाई गंदगी कैसे भी हो, किसी भी टाइप की, ऑर्गेनिक हो इनऑर्गेनिक हो, फिजिकल बॉन्ड बना ही लेती है, बोर्ड के साथ, कपड़े के साथ, हाथ के साथ। तो फिजिकल एडजॉर्प्शन कैसा है भाई, वीक बॉन्ड तो किसी भी चीज के बीच में बन सकते हैं, तो ये किसी भी सॉलिड की सरफेस पर कोई भी आकर के बैठ रहा है तो नॉन स्पेसिफिक, स्पेसिफिक नहीं। स्पेसिफिक ये होता है अगर एडजॉर्बेंट और एडजॉर्बेंट के बीच में केमिकल बॉन्ड बनेगा ना तभी ये होगा, अदरवाइज नहीं होगा। केमिकल बॉन्ड बना पाना इतना आसान नहीं होता। ठीक है, स्पेसिफिक होता है, स्पेशल चीजों के बीच में बनता है। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट की बात कर लेते हैं। अगर हम फिजिकल एडजॉर्प्शन की बात करें तो क्या टेम्परेचर का इफेक्ट देखा जा सकता है? बिल्कुल। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो बॉन्ड वैसे ही वीक है बेचारा, कमजोर सा, टेम्परेचर बढ़ा दिया है, एनर्जी मिलेगी सिस्टम को, उस एनर्जी से बॉन्ड ब्रेक हो जाए तो डिसऑर्प्शन चालू हो जाएगा, तो एडजॉर्प्शन कम हो जाएगा। ठीक है, तो टेम्परेचर इंक्रीजेस, एडजॉर्प्शन रेट डिक्रीजेस, ये अपन कह सकते हैं H/m। मैंने बताया था ना, एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन डिक्रीज, एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन या एडजॉर्प्शन का अमाउंट या रेट होता है ये। ठीक है, ये कम हो जाता है टेम्परेचर बढ़ाने से, क्योंकि वीक फोर्सेस होती हैं तो टूट जाती है। जबकि यहां क्या होता है जरा समझो,
स्टार्टिंग में टेम्परेचर बढ़ाओगे तो x बाई एम बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ाओगे x बाई एम बढ़ेगा। क्यों? रिक्वायर्ड, यहाँ केमिकल बॉन्ड बनाना है ना, केमिकल बॉन्ड एडसोर्बेट और एडसोर्बेंट के बीच में बनाना है, तो इसके लिए अपन को क्या जरूरत पड़ेगी? केमिकल बॉन्ड बन रहा है मतलब कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है। जैसे मैंने अभी बताया था नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की रिएक्शन होगी, अमोनिया बन रहा है, तो वो केमिकल एडजॉर्प्शन था। किसकी सरफेस पर? लोहे की सरफेस पर। समझ रहे हो ना? तो वहां पर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स के पास कुछ एनर्जी चाहिए जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए उनको जरूरी है, उसे अपन एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं। अगर आपको ध्यान हो तो वो एक्टिवेशन एनर्जी उन्हीं मॉलिक्यूल को मिल पाती है जो जिनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है, और काइनेटिक एनर्जी उनकी ज़्यादा होती है जो हाईली हीट फील करते हैं, जो मतलब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, तो उनको एक्टिवेशन एनर्जी मिलने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी, तो ज़्यादा मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सकते हैं। तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे, एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन इसलिए बढ़ेगा क्योंकि रिक्वायर्ड EA फ्रॉम हीट, रिक्वायर्ड EA फ्रॉम हीट, मतलब ये हीट जो मिल रही है ना टेम्परेचर से, उससे EA को ये EA रिक्वायर्ड होती है, तो वो हीट से ये ले लेते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड कर लेते हैं यहाँ पर केमिकल एडजॉर्प्शन में मॉलिक्यूल, और इसलिए बढ़ जाता है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप टेम्परेचर बढ़ाए जाओ और एडजॉर्प्शन बढ़ता ही जाएगा। अगर आपने इतना टेम्परेचर दे दिया कि वो केमिकल बॉन्ड जो बनाया है आपने टेम्परेचर दे के उसको तोड़ ही दिया, समझ रहे हो ना? भाई गुस्सा करना सही है किसी के ऊपर, लेकिन कुछ एक लिमिटेशन तक ही, जिससे वो सुधर सके आगे, इंप्रूवमेंट। अगर लगे हुए उसके पीछे तो वो फिर कुछ और कर बैठेगा, तो कहानी वो वाली है, टूट जाएगा। तो यहाँ पर भी बॉन्ड टूट जाएगा, ठीक है भाई। तो टेम्परेचर ज़्यादा भी नहीं करना है यहाँ पर, नहीं तो फिर यहाँ डिक्रीज हो जाएगा एडजॉर्प्शन। बट हाँ, इन दोनों को कंपेयर करेंगे, यहाँ टेम्परेचर आप कभी भी बढ़ा लो डिक्रीज होगा, यहाँ बढ़ाएंगे इनिशियली एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए तो ये इंक्रीज होगा, ठीक है। 6 पॉइंट की अपन बात कर लेते हैं। अच्छा, ये कैसा होता है फिजिकल एडजॉर्प्शन? ये होता है मल्टी मॉलिक्यूलर। मतलब क्या है इसका, जरा समझो। मल्टी मॉलिक्यूलर मतलब जैसे ये सरफेस है तो इसके ऊपर एक लेयर बन गई एडसोर्बेट की, तो दूसरी भी बन जाएगी, क्योंकि फिजिकल एडजॉर्प्शन वीक वंडरवॉल फोर्स लग रहा है, तो पहली लेयर और सरफेस के बीच में वंडरवॉल फोर्स ज़्यादा लगेगा, और दूसरी लेयर में थोड़ा कम लगेगा, बट लगेगा तो सही ना। तो एक और लेयर बन गई, फिर तीसरी लेयर भी बन सकती है, तो कई सारे लेयर बन सकती हैं यहाँ पर, इसलिए मल्टी मॉलिक्यूलर होता है। लेकिन इसमें एक ही पॉसिबिलिटी, एक ही लेयर बनेगी, क्योंकि केमिकल बॉन्ड तो एक ही बार बन जाए। ऊपर वाले मॉलिक्यूल कैसे केमिकल बॉन्ड बनाएंगे? केमिकल बॉन्ड है, कोई मजाक थोड़ी है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, यूनिमॉलिक्यूलर, एक ही लेयर बन सकती है बस, इसमें यूनिमॉलिक्यूलर होता है, यूनिमॉलिक्यूलर लेयर बनती है। मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर्स बनती है यहाँ पर किसकी? एडसोर्बेट की, एडसोर्बेंट की सरफेस पर, या यूनिमॉलिक्यूलर सिर्फ लेयर लिखूंगा मैं, ऐसे नहीं लगाऊंगा, यूनिमॉलिक्यूलर लेयर बनती, ठीक। और भी इसमें कई मतलब डिफरेंसेस दिए जा सकते हैं। बेसिकली ये डिफरेंस है, 2 या 3 डिफरेंस आपको ये पूछ सकता है, 2 से 3। प्रेशर का भी इफेक्ट इसमें अगर हम देखना चाहें तो देख सकते हैं। केमिकल एडजॉर्प्शन को प्रेशर इफेक्ट नहीं करता, बट फिजिकल को तब करता है जब एडसोर्बेट गैस हो, ठीक है। तो व्हेन एडसोर्बेट गैस में लिख देता हूँ, व्हेन एडसोर्बेट इज गैस देन प्रेशर इंक्रीज, एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन डिक्रीज। क्यों? देखो, अगर आप गैस के मॉलिक्यूल एडसोर्बेंट की सरफेस पर आ रहे हैं, बिल्कुल ठीक, प्रेशर बढ़ा दिया ना तो वो क्या है, वापस चले जाएंगे। प्रेशराइज्ड मॉलिक्यूल जो होंगे ना, अपन ऐसे समझ सकते हैं कि प्रेशर इनिशियली बढ़ाएंगे तो थोड़ा सा बढ़े जाएगा, ठीक है। ये यहाँ पर ऐसे नहीं होगा, इनिशियली मैं इसको और आगे क्लियर करूंगा, फ्रेंडलिश आइसोथर्मिक इक्वेशन में करूंगा। इनिशियली मतलब आज इनिशियली प्रेशर बढ़ाओगे तो x/m बहुत तेजी से बढ़ेगा, बट अगर और ज्यादा प्रेशर बढ़ाने लग गए तो क्या होगा, वाओ मॉलिक्यूल वापस चले जाएंगे। तो इनिशियली x/m बढ़ता है, और यहाँ कोई इफेक्ट नहीं होता, क्योंकि सीधी सी बात है, जब सरफेस इनिशियली खाली पड़ी है और प्रेशर थोड़ा सा बढ़ा दिया तो वो पॉजिटिव डायरेक्शन में काम करता है प्रेशर, और मॉलिक्यूल्स को जल्दी से एडजॉर्ब करवाने में हेल्प करें। उसके बाद भी तुम लगे रहे तो क्या होगा, प्रेशर बढ़ाने में, फिर वो डिसॉल्व भी हो सकते हैं, ठीक है। और यहाँ क्या होगा, नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर, केमिकल बॉन्ड थोड़ी बन जाएगा प्रेशर से। प्रेशर लगा दिया केमिकल बॉन्ड, मान लो लोहे और चौक के बीच में या लोहे और पानी के बीच में कोई केमिकल बॉन्ड नहीं बन, आपने प्रेशर लगा दिया तो बन जाएगा क्या? बनना ही नहीं, स्पेसिफिक नेचर में, क्लियर है ना। तो नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर। तो ये थे हमारे 7 कुछ डिफरेंसेस फिजिकल और केमिकल एडजॉर्प्शन के बीच में, ठीक है।
चलो आज का वीडियो लेक्चर यहीं स्टॉप करते हैं। मैंने आज आपको एडजॉर्प्शन, डीजॉर्प्शन, जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन, डिफरेंस दोनों के बीच में, एडजॉर्बेट क्या है, एडजॉर्बेंट क्या है, जॉर्प्शन क्या है, ये सब बताया। फिजिकल एडजॉर्प्शन क्या होता है, केमिकल एडजॉर्प्शन क्या होता है, दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, डेफिनेशंस क्या है, वो सब डिस्कस की। अब अपन कल बात मतलब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बात करेंगे अपन कि एक्चुअल में थर्मोडायनेमिक्स क्या है एडजॉर्प्शन, और एडजॉर्प्शन के को टेम्परेचर किस तरह से और प्रेशर किस तरह से H/m की वैल्यू को चेंज कर सकता है। फ्रेंडलिच आइसोथर्म इक्वेशन में इस चीज़ को समझेंगे कि प्रेशर किस तरह H/m को चेंज करता है फिजिकल एडजॉर्प्शन, और ग्राफ्स भी देखेंगे फिजिकल और केमिकल एडजॉर्प्शन के लिए H/m और टेम्परेचर और प्रेशर वाले ग्राफ। टिल देन थैंक यू वेरी मच।